हरिओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं जो हमने मुगल काल की सीरीज और दिल्ली सल्तनत की सीरीज का प्रारंभ किया है, उसी में आज का ये सेकंड वीडियो होगा, जिसमें हमने हुमायूं के बारे में जानकारी आपको दी है। इसके पहले हम बाबर के बारे में जानकारी फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, और दोस्तों यदि उसमें जीके पूछा जाना है, पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में, तो स्टूडेंट्स यहां से मुगल काल से निश्चित रूप से आपको एक या दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये चूंकि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे यहां से आने वाले सभी प्रश्न आसानी से बन रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं मुगल शासकों के क्रम में सेकंड शासक होता है जो बाबर का लड़का है, हुमायूं, इसके बारे में। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट्स ये समझना होगा कि जो हुमायूं है, इसका जो टाइम पीरियड है, हालांकि जन्म नहीं, इसका जो टाइम पीरियड है भारत में, ये है 1530 से 1556, ये हमें याद रखना होगा। और दोस्तों, ये जो 1530 है, ये वो सन है जिसमें हुमायूं के पिता बाबर की डेथ हो जाना है, और उनकी डेथ हो जाने के बाद में बाबर का जो उत्तराधिकारी है हुमायूं, ये दिल्ली और आगरा की राजगद्दी को संभालता है। ये बाबर का उत्तराधिकारी है। अब आगे आपको बताएं, जब बाबर की डेथ होने के पहले ही बाबर, जो हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी है, बाबर ने हुमायूं से पहले से ही कह रखा था, जैसा कि हमने आपको बताया था कि बाबर के चार जो थे वो चार लड़के थे, तो बाबर ने हुमायूं से कह रखा था, हुमायूं चूंकि बड़ा लड़का था, कि सभी को कुछ न कुछ राज्य में हिस्सा दे दिया जाए, भले ही हुमायूं उसका वास्तविक उत्तराधिकारी है। तो हुमायूं चूंकि जो था वो भाई प्रेम के कारण या भाइयों से शुरुआत में स्नेह रखने के कारण सभी को कुछ ना कुछ राज्य दे देता है, अलग अलग जगह की जागीरदारी सूबेदार बना देता है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा किसको उसने दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काबुल, कांधार और पंजाब, क्योंकि स्टूडेंट्स बाबर का जो शासनकाल था मुख्यतः ही अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र और भारत के क्षेत्रों पर था। तो ये जो काबुल, कांधार है, ये अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, और ये पंजाब है, ये पश्चिमी भारत के अंतर्गत आता है। तो यहां स्टूडेंट्स ध्यान रखना है हमें, काबुल, कांधार और पंजाब, ये किसे दिए उसने? तो ये दिए स्टूडेंट्स किसे? कामरान को। ठीक है, किसे दिए? हुमायूं ने कामरान को। कभी कभी एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है, तो यहां आप ध्यान रखें, काबुल, कांधार और पंजाब किसे दिए? कामरान को। देखो यहां से आप पकड़ लेना, का यहां भी है और का यहां भी है, का यहां भी है। ठीक है, का पंजाब, ऐसे याद रख लेना आप, आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बाद में कामरान ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया जब वो गुजरात विजय की ओर गया था हुमायूं, और बाद में हुमायूं ने इसकी आंखें निकलवा के कामरान की ओर कहां भेज दिया? मक्का की ओर यात्रा पर, हज यात्रा पर भेज दिया। फिर आगे हम देखते हैं जो अस्करी था उसका एक भाई, अस्करी को देता है वो कौन? संबलपुर का क्षेत्र स्टूडेंट्स। और ये जो संबलपुर का क्षेत्र है यूपी के आसपास का क्षेत्र है, संबलपुर देता है किसे? अस्करी को। वैसे जो लोग कड़ी वगैरह खाते हैं उनको ज्यादा ही बल होता है, वो ज्यादा ही संबल हो जाते हैं, ऐसे आप याद इसको रख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जो अलवार और मेवाड़ का क्षेत्र होता है, ये अलवार और मेवाड़ स्टूडेंट्स ये राजस्थान के राजपूत राजघरानों से संबंधित क्षेत्र है। ये अलवार और मेवाड़ का क्षेत्र देता है किसे? हिंदाल को। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि चूंकि ये अलवार और मेवाड़ ये राजपूत राजघरानों से रिलेटिव है, और जो राजपूत राजघराने थे वो हिंदू थे, तो हिंदू से बन जाएगा क्या? हिंदाल। ऐसे आप याद रख सकते हो। और एक बात और आपको स्टूडेंट्स बता दें कि जो हुमायूं का पूरा जीवन काल रहा, मुख्यतः भारत में वो अस्थिर रहा, बहुत ही परेशान रहा। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक था जिसका जीवन काल सबसे अस्थिर रहा या जिसने सबसे ज्यादा मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना किया, तो आप समझ सकते हैं हुमायूं। हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं की जो सबसे बड़ी गलती हो जाना है वो यही है कि ये भाइयों को अलग अलग जगह का राज्य सौंप देता है, अलग अलग जगह का शासन
चलाने के लिए उनको निश्चित स्वतंत्र रूप से उनको सौंप देता है और आगे जाके यही उसकी हेल्प नहीं करते और उसके शासनकाल में अड़ंगा लगाते हैं उसके स्वयं के भाई ही। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं के शासन काल की ये सबसे बड़ी गलती रही है। कभी ऐसी गलती पूछी जाए सबसे बड़ी तो यही है कि भाइयों को वो अपना राज्य सौंप देता है कुछ हिस्से। ठीक है, आगरा स्वयं बचा लेता है दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं हुमायूं के जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को और कहां हुआ था ये? काबुल में। काबुल कंधार वहीं अफगानिस्तान में। बाबर की ससुराल थी यही कहां? काबुल में। ठीक है, इसकी मां हुमायूं की काबुल की थी। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुमायूं का जन्म होता है। कभी कभी आपसे हुमायूं का पूरा नाम पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना हुमायूं का पूरा नाम था मोहम्मद नसीरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम था? जैसे बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, उसी प्रकार से हुमायूं का पूरा नाम है मोहम्मद नसीरुद्दीन हुमायूं। याद रखना, मोहम्मद नसीरुद्दीन हुमायूं, ये हुमायूं का पूरा नाम है। अब हम देखते हैं बाबर के माता पिता। तो जैसा कि इसके हुमायूं के माता पिता, तो हुमायूं का पिता तो जो था वो बाबर ही था, आपको पता ही होगा। लेकिन हुमायूं की जो माता थी उसका नाम था माहम बेगम। क्या नाम था? हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम। क्योंकि बाबर की एक से अधिक पत्नियां थी, बेगम थी, इसलिए माहम बेगम का पुत्र था कौन? हुमायूं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं हुमायूं की पत्नी का नाम या हुमायूं की बेगम का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। एक ट्रिक भी आप हमारी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, आज शाम जानू हम देख, ऐसे करके पूरी बाबर की मुगल काल की जो बेगम है उनके नाम और शासक के नाम उसमें आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। और जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, जब भारत से शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को भगा दिया गया था, उसी टाइम पीरियड पर हुमायूं का विवाह होता है और उसी टाइम पीरियड पर उसके यहाँ अकबर का जन्म होता है, अमरकोट के राजा वीर साल के। हम अकबर के जब हम अकबर आपको पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम आपको बताएंगे अकबर के बारे में। अब हम स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। 12 वर्ष की उम्र में बतक्सा का सूबेदार बनाया गया हुमायूं को बाबर के द्वारा। स्टूडेंट्स, ये बतक्सा जो है ये अफगानिस्तान साइड का क्षेत्र है। कभी आपसे पूछा जाए कि वो शासक बनने के पहले कहां का सूबेदार था, तो आपको कहना है बतक्सा या बतसखां लिखा होता है यहाँ। 12 वर्ष की उम्र में बनाया गया और ये अफगानिस्तान साइड का क्षेत्र है बतसखां। इसके बाद में 23 वर्ष की उम्र में और सन 1530 में उसे मुगल बादशाह घोषित किया गया, मतलब अब इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। और कभी यदि प्रश्न आता है कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहां किया गया, तो आपको याद रखना है आगरा में। और हुमायूं ने अपनी राजधानी कहां बनाई, तो आगरा ही बनाई। स्टूडेंट्स, इसके बाद में अकबर बदलेगा राजधानी आगरा से, वो बनाएगा फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ हुमायूं और बाबर तक जो मुगल वंश की राजधानी यदि कभी आपसे पूछा जाता है तो ये राजधानी कहां रहना है? आगरा में रहना है। कभी आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहां किया गया, तो वो आगरा में ही किया गया। फिर हम देखते हैं एक नाम आता है गुलबदन बेगम का, जो हुमायूं की सौतेली बहन है। इसने लिखा है हुमायूंनामा, जिसमें हुमायूं के बारे में बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जब कभी पूछा ही जाता है कि हुमायूंनामा के रचनाकार या लेखक जो है ये किसकी रचना है, तो गुलबदन बेगम। वैसे ही बदन मतलब क्या होता है? शरीर होता है। और हम अपने शरीर में हुमाम साबुन लगाते हैं, ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूंनामा, जिसमें हुमायूं के बारे में बताया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि हुमायूं के पूरे शासन पीरियड में जो उसका प्रमुख शत्रु होना है वो कौन होना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है आपको, हुमायूं का प्रमुख शत्रु होना है शेर शाह सूरी, जो सूरवंश का संस्थापक है शेर शाह सूरी। ठीक है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। शेर शाह सूरी जो है इसका वास्तविक नाम तो होता है फरीद खां, लेकिन बाद में ये युद्ध जीतने के बाद में शेर शाह की उपाधि धारण करता है, इसको हम आगे बताते हैं। और ये जो शेर शाह सूरी है ये कहां का शासक रहता है, ये भी कभी आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं के शासनकाल के दौरान शेरशाह सूरी जो था ये कहां का शासक था, तो मुख्यतः बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर रखा था, वहां ये शासन कर रहा था शेरशाह सूरी, सूरवंश का संस्थापक। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कभी यदि आपसे पूछा जाता है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपको ध्यान रखना है हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। हालांकि हुमायूं के 2 पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा जो पुत्र था या जो फेमस रहा या जो शासक बना वो कौन था? अकबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, अकबर उसका बड़ा लड़का
था। कभी यदि आपसे फिर पूछा जाता है कि मुगल काल में ऐसा कौन सा शासक रहा है जिसका जीवन सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है स्टूडेंट्स, तो वो है हुमायूं। ठीक है, सर्वाधिक उतार चढ़ाव से भरा जीवन रहने वाला कौन सा शासक मुगल काल में रहा है, तो वो रहा है हुमायूं। ये आपको याद रखना है। फिर स्टूडेंट्स, ज्योतिष में सबसे ज्यादा ये विश्वास रखता था कौन? हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। ये खुद बहुत ज्यादा विद्वान था, लेकिन सैन्य दृष्टि से ये कमजोर था। सैनिक संतुलन, सैन्य संचालन करने की दृष्टि से ये कमजोर था। बुद्धिमान था, लेकिन सैन्य संचालन करने की दृष्टि से ये कमजोर था। बहुत ज्यादा दूरदृष्टि रखने वाला ये नहीं था, इसलिए इसने शुरुआत में जितने भी किले या लड़ाइयां इसने जीती, अधिकांशतः से इसने संधि कर ली, या फिर अधिकांशतः से ये बाद में हार गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसीलिए इसका जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहता है। तो ये ज्योतिष में विश्वास रखने वाला था। कहते हैं सप्ताह के 7 दिनों में ये अलग अलग रंग के कपड़ों को पहनता था ज्योतिष के अनुसार। इसने अपने दरबार में कई ज्योतिषियों को भी रखा था जो उसको सलाह देने वाले होते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 चीजें होंगी। ज्योतिष में विश्वास कौन सा मुगल शासक रखता था? हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े कौन पहनता था? हुमायूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं। हाँ, भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करने वाला एकमात्र मुगल शासक था हुमायूं। ये प्रश्न स्टूडेंट्स आए हुए हैं, वहीं से हमने इन प्रश्नों को उठाया है। तो भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा करने वाला एकमात्र मुगल शासक हुमायूं। ठीक है, ये हमने आपको शुरुआत में बता दिया कि कौन से भाई को उसने कहाँ की जागीर दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ लिखा है कामरान। मतलब हम ये कामरान जो है, ये हुमायूं को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भाई का नाम यदि पूछा जाता है तो वो है कौन? कामरान। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हुमायूं का जो शासन काल रहा है वो लगभग कहां उसका शासन रहा है। तो अफगानिस्तान का क्षेत्र, पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र और उत्तर भारत के क्षेत्र। मतलब ये भी कभी प्रश्न पूछा गया है कि हुमायूं का जो शासन काल, जो हुमायूं का जो शासन रहा है, शासन विस्तार रहा है, वो शासन विस्तार कहां तक रहा है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के क्षेत्र में इसका शासन विस्तार रहा है। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? तो इसने अपनी राजधानी कहां बनाई? आगरा बनाई स्टूडेंट्स। और ये आगरा मुगल वंश की राजधानी कब तक रहना है? बाबर के टाइम पीरियड 1526 से 1571 में, जब अकबर फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है, तब अकबर आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी को स्थानांतरित करता है। मतलब अभी हुमायूं की राजधानी कहां थी? आगरा ही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कभी आपसे पूछा जाए कि जातियों में सबसे बड़े शत्रु, ये स्टूडेंट्स प्रश्न पूछे गए हैं, आप चाहें तो इनके नोट्स को बना सकते हैं, आप लिखते जाएं। जातियों की दृष्टि से देखा जाए तो हुमायूं के सबसे बड़े जो शत्रु रहे हैं वो रहे हैं अफगान सरदार। ये अफगानिस्तान तरफ के सरदार थे, लड़ाकू थे, कई जगहों पर इनके छोटे छोटे राज्य भारत में स्थापित थे। ठीक है, अफगान भारत की सीमाओं पर। तो ये अफगान जाति के लोग सबसे ज्यादा क्या रहे हैं? सबसे ज्यादा इसके शत्रु रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम देखते हैं चुनारगढ़ का घेरा या चुनारगढ़ का युद्ध 1532 में जीतने के बाद में इसने 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी? तो दिल्ली में दीन पनाह नगर, या इसी को हम दीन पनाह भवन भी कहते हैं, वहां दीन पनाह भवन भी है, या इसी को हम दीन पनाह का किला कहते हैं, जिसको पुराना किला भी कहते हैं। ये दिल्ली के पास का ही क्षेत्र है। तो ये दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। दिल्ली के पास में यही पुराना किला भी है जो हुमायूं ने बनवाया था। ठीक है, दीन पनाह नगर में। और बाद में यहीं के पुस्तकालय से गिर के हुमायूं की डेथ होगी, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मुख्यतः 2 पुत्रों का वर्णन मिलता है, अकबर और मिर्जा मोहम्मद हाकिम। ठीक है, तो अकबर और मिर्जा मोहम्मद हाकिम, लेकिन अकबर जो है इसका वास्तविक उत्तराधिकारी रहता है। इसकी 3 पुत्रियां भी थी, ये कभी पूछे गए हैं प्रश्न, इसीलिए हमने यहाँ इनको लिखा है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हुमायूं के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। तो पहली तो चुनौती, मतलब कठिनाई थी हुमायूं के सामने साम्राज्य का विभाजन। बाबर के बताए अनुसार या बाबर के कहे अनुसार हुमायूं को अपना साम्राज्य भाइयों को बांटना था। यही सबसे बड़ी चुनौती उभर कर उसके सामने आई है, जो जीवन में पूरा जीवन उसका कठिनाइयों से भरा हुआ रहना है। और इसी चुनौती के कारण उसका जीवन पूरा कठिनाइयों से भरा हुआ रहता है, क्योंकि ये जो भाई है कभी इसकी मदद नहीं करते हैं, इसकी हमेशा विरोध ही करते हैं, केवल यदि हिंदाल नामक भाई को छोड़ दिया जाए तो।
फिर हम देखते हैं दूसरी इसकी चुनौती रही है भाइयों का विरोध, जो हम आपको बता चुके। और तीसरी इसकी चुनौती रही है अफगान शासकों की समस्या, मतलब लगातार अफगानों से युद्ध ये करता रहा है। जो शेरशाह सूरी था ये स्वयं ही एक अफगान सरदार ही था, हालांकि ये सब मुस्लिम जाति के थे, लेकिन शेरशाह सूरी भी अफगान सरदार ही था और सूरवंश का संस्थापक, जैसा कि हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। मृत्यु के बारे में स्टूडेंट्स हम बाद में बताएंगे। अब हम देख लेते हैं कि हुमायूं के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध या हुमायूं के कुछ महत्वपूर्ण अटैक के बारे में। यहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत खास खास जो अटैक या आक्रमण या लड़ाइयां हुमायूं की रही हैं उनमें हमने उन्हीं को इसमें शामिल किया है। तो एक ट्रैक के माध्यम से हम देखते हैं हुमायूं के युद्ध, हुमायूं ने मुख्यतः कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। यहां आपको एक ट्रैक याद रखना है स्टूडेंट्स, ये ट्रैक है कल हमें देव चाबी चौक सर। क्या याद रखोगे? कल हमें देव चाबी चौक सर, ये आपको ट्रिक याद रखना है। यहां से हम आपको बताते जाएंगे कि यहां एक चीज याद रखना है, जहां ये हमें शब्द लिखा है स्टूडेंट्स, ये हमें से बनेगा हुमायूं। मतलब जिस भी ट्रिक आप याद करोगे, जिस भी ट्रिक में आपको हमें शब्द मिल जाएगा तो आप समझेंगे ये हुमायूं की ही ट्रिक है, हुमायूं के युद्ध है। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण करता है। कालिंजर का एक किला है, ये गुजरात में है कालिंजर, वो कालिंजर पर आक्रमण करता है। ये सबसे फर्स्ट अटैक होता है हुमायूं का 1531 में। बाबर की मृत्यु के बाद में, बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाना है और 1531 में एक साल बाद ही जैसे ये राजगद्दी को ग्रहण करता है, जैसे ये मुगल वंश का शासक घोषित किया जाता है आगरा में, उसके जस्ट एक साल बाद में 1531 में ये फर्स्ट आक्रमण करता है कालिंजर के किले पर। और कालिंजर के किले पर आक्रमण करने के बाद में इसका सामना होता है वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव से। किससे? प्रताप रुद्रदेव से। स्टूडेंट्स ये कालिंजर का अटैक इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हुमायूं का पहला अटैक है, पहला आक्रमण है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी भले आपको याद हो या ना हो, या युद्धों में से स्टूडेंट्स आप तीन चीजें मुख्यतः याद किया करें कि जो युद्ध हुआ है ये कब हुआ है, इसका सन क्या है, इस युद्ध में कौन कौन के बीच हुआ है, कौन जीता है और कौन हारा है। और तीसरी स्टूडेंट्स हमें युद्धों में याद करना होता है कि यह जो युद्ध हुआ है ये किस स्थान पर हुआ है। इस प्रकार से तीन चीजें आपको युद्धों में याद रखना होती हैं, ठीक है। तो ज्यादा यदि आपको याद नहीं होता है तो इतना जरूर आप मेमोराइज करने का प्रयास कर सकते हैं। तो कालिंजर पर आक्रमण होता है 1531 में, ये हुमायूं का प्रथम आक्रमण है। कालिंजर का शासक रहता है प्रताप रुद्रदेव और एक माह तक ये दुर्ग को घेरे रखता है। प्रताप रुद्रदेव बाहर नहीं निकलता है, लेकिन क्योंकि प्रताप रुद्रदेव समझ जाता है कि हमारी हार होगी और हुमायूं घेर के रखता है, एक माह तक लगभग घेरे रखता है। बाद में इन दोनों में, प्रताप रुद्रदेव और हुमायूं के बीच में संधि हो जाती है। ये कुछ धन हुमायूं प्रताप रुद्रदेव से वापस ले लेता है, मतलब ले लेता है, हुमायूं ले लेता है कुछ धन प्रताप रुद्रदेव से, और इनके बीच में एक संधि हो जाती है और ये गुजरात साइड से वापस आने लगता है। इसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद में 1532, तो यहां जो हमने कल शब्द लिखा है, इस कल से ही आपको समझना है, कल से समझना है कालिंजर किले पर आक्रमण, ठीक है। कालिंजर का एक किला है। अब यहां हमें से समझना है हमें हुमायूं, और फिर यहां स्टूडेंट्स लिखा है देव, तो देव से हमें समझना है देवरिया का युद्ध, या इसी को देवरिया के युद्ध को ही हम देवरा का युद्ध भी कहते हैं। इसको याद रखना, देवरिया, ये देवरिया एक जिला है उत्तर प्रदेश में, देवरिया या देवरा एक ही है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ये युद्ध होता है 1532 में। किसके साथ में? ये होता है शेर खां और महमूद लोदी एक साथ रहते हैं। महमूद लोदी वही अफगान सरदार इब्राहिम लोदी का वंशज जिसको मार दिया था बाबर ने, ठीक है, उसी का चचेरा भाई रहता है कौन? महमूद लोदी। तो शेर खां और महमूद लोदी यहां एक साथ रहते हैं और हुमायूं अकेला एक साथ रहता है। तो इस युद्ध में हुमायूं की जीत हो जाती है। शेर खां और महमूद लोदी इसमें हारे जाते हैं, महमूद लोदी मारा जाता है। बाकी ये जो शेर खां है ये वहां से भाग जाता है। एक बात और आपको बता दें, ये शेर खां का जो वास्तविक नाम है ये होता है फरीद। क्या नाम है इसका? वास्तविक नाम है फरीद। ये क्या करता है कि एक ही वार में कभी एक शेर को इसने मार दिया था, एक ही तलवार इसने मारी थी, वो शेर की डेथ हो गई थी, तभी से इसे कहा जाने लगा था शेर खां। ये पूछा जाता है कभी जब हम शासकों के वास्तविक नाम पढ़ते हैं और उनकी उपाधियां पढ़ते हैं, तो शेर खां का वास्तविक नाम क्या था स्टूडेंट्स? फरीद था। तो हुमायूं ये देवरिया का किला, देवरिया का युद्ध जीत जाता है। इसके बाद में आते हैं हम, यहां फिर क्या लिखा है? चा शब्द लिखा है स्टूडेंट, तो चा से बनेगा
चुनारगढ़ का घेरा, और ये चुनारगढ़ जो है, ये चुनारगढ़ का किला भी कहाँ है स्टूडेंट्स, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और ये चुनारगढ़ का युद्ध होता है उसका 1532 में, किसके साथ में, फिर से ये होता है शेर खां और हुमायूं के साथ में, फिर से शेर खां और हुमायूं के साथ में। और देखो यहाँ चुनारगढ़ शब्द लिखा है, चुनार से बनता है चार, चुनार से बनता है चार, तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जैसे कालिंगर के किले को 1 माह तक घेर के उसने रखा था, और चुनारगढ़ के किले को उसने 4 माह तक घेर के रखा था। यहाँ 4 शब्द लिखा है चुनारगढ़ में, तो यहीं से आपको पकड़ना है कि 4 माह तक हुमायूं किले को घेर के रखा था। यहाँ भी कंडीशन ऐसी थी कि हुमायूं की सेना ज्यादा थी, शेर खां या शेरशाह सूरी की जो सेना थी वो कम थी, शेरशाह सूरी सीधे अटैक नहीं कर सकता था। इसलिए यहाँ 1532 में चुनारगढ़ में हुमायूं और शेर खां के मध्य में फिर से एक संधि हो जाती है। इस संधि के तहत बहुत सा धन शेर खां फिर से हुमायूं को देता है, और शेर खां का जो पुत्र रहता है, शेर खां का पुत्र, उसका नाम है कुतुब खां। कुतुब खां को एक सैनिक टुकड़ी के साथ में हुमायूं की सेवा में भेज देता है। कौन? शेर खां। मतलब कुतुब खां शेर खां का लड़का है, ये हुमायूं की सेवा में चला जाता है एक सैनिक टुकड़ी को लेकर के हुमायूं की मदद करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज और याद रखना, इसी में हिंदू बेग नेतृत्व करता है, इसी में हिंदू बेग जो है वो नेतृत्व करता है किसका? हुमायूं का। ठीक है, एक सरदार का नाम है इसके। हाँ, एक चीज और आपको यहां समझना है कि चुनारगढ़ का जो किला हुमायूं जीतता है, यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि शेरशाह अभी मारा नहीं गया है। शेरशाह बहुत ही समझदार बदमाश टाइप का आदमी है, वो धीरे धीरे फिर सेना को संगठित करेगा और हुमायूं को निर्वासित जीवन करने के लिए विवश कर देगा, और हुमायूं को निर्वासित जीवन फिर आगे जाके जीना पड़ेगा। हम आपको बता रहे हैं कैसे। इसके बाद में स्टूडेंट, जब ये चुनारगढ़ का किला जीत जाता है, ये संधि हो जाती है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1532 में, तो 1533 में वो फिर यहाँ दिल्ली आगरा वापस आ जाता है, और फिर यहाँ 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना करता है और ऐशो आराम में व्यस्त हो जाता है। हुमायूं, यही सबसे बड़ी गलती रहती है हुमायूं की कि वो यहाँ पर ऐशो आराम रंगरेलियों में व्यस्त हो जाता है, और इसी टाइम पीरियड पर चूंकि शेर खां जो है शेरशाह सूरी वो मारा नहीं गया है, और वो सेना को बढ़ाना चालू करता है, सेना का संगठन पुनः चालू करता है, और हुमायूं और शेरशाह का सामना फिर से हो जाता है। तो यहाँ आगरा वापसी हो जाती हुमायूं की 1535 तक स्टूडेंट्स। फिर इसी बीच में जो चित्तौड़ राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ रानी कर्णावती जो है, इन पर अटैक करने की योजना बनाता है गुजरात का एक शासक जिसका नाम है बहादुर शाह। ये भी मुस्लिम शासक होता है। तो यहाँ जो चित्तौड़ की रानी महारानी जो है, राजमाता है रानी कर्णावती, राणा सागा की ये वंशज है, ये हुमायूं को राखी भेजती है। स्टूडेंट्स, यहाँ से प्रश्न आता है कि रानी कर्णावती ने, राजस्थान की रानी कर्णावती ने किसे राखी भेजी थी? तो हुमायूं को भेजी थी। एक बात स्टूडेंट्स, और हुमायूं ने किसकी राखी को स्वीकार भी किया था? तो रानी कर्णावती की राखी को हुमायूं ने स्वीकार किया था। हालांकि उस टाइम पर हुमायूं ने बहादुर शाह का मतलब रानी कर्णावती का सहयोग नहीं किया था, लेकिन उसके कुछ समय बाद में बहादुर शाह से संघर्ष होता है हुमायूं का। बहादुर शाह जो है ये गुजरात का शासक है, 1536 में ये होता है, और हुमायूं ये युद्ध जीत जाता है, और मालवा, मध्य प्रदेश का जो मालवा टाइप का, मालवा तरफ का जो क्षेत्र है गुजरात से लगा हुआ, इस पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद में यहाँ बहादुर शाह मालवा का क्षेत्र हुमायूं से फिर से छीन लेता है। ठीक है, अब हम देख लेते स्टूडेंट्स, इसके बाद में है चौसा का युद्ध, और चौसा का युद्ध होता है 1539 में स्टूडेंट्स। ये चौसा कहां पड़ता है? तो चौसा है बिहार में। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर उसके जो युद्ध हुए हैं वो उत्तर साइड ही हुए हैं, ज्यादा उत्तर और पश्चिम साइड ही हुए हैं। तो चौसा का युद्ध हुमायूं लड़ता है 1539 में। यहाँ फिर से कौन सेना का संगठन कर लिया था? हमने आपको बताया था किसने सेना को फिर से इकट्ठा कर लिया था? शेरशाह सूरी ने। तो फिर से चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जब बहादुर शाह की जो हुमायूं की जो सेनाएं हैं वो लौट करके आ रही होती हैं। तो कहा? ये चौसा में, बिहार के पास में कर्मनासा और गंगा नदी के तट का एक स्थान है चौसा। याद रखना, बिहार में है चौसा, कर्मनासा और गंगा नदी के तट का एक स्थान है। सन 1539 में चौसा का युद्ध होता है शेर खां और हुमायूं के बीच में स्टूडेंट्स। ये बरसात में युद्ध होता है। शेर खां जो है वो हुमायूं की सेना एक तरफ और शेर खां की सेना
एक तरफ और जो शेर खां है वो सीधा हुमायूं की सेना का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए बरसात होने का इंतजार करता है। और जब बरसात होती है, कर्मनासा और गंगा नदी में पानी आ जाता है, तब शेर खां जो है वो हुमायूं पर अटैक करता है। और इस अटैक में जो चूंकि पानी या नदी में लड़ने के लिए हुमायूं की सेना ट्रेंड नहीं रहती है, इसलिए यहां शेर खां की क्या हो जाती है इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में, याद रखना बाकी सभी हुमायूं जीत रहा है, लेकिन चौसा के युद्ध में हुमायूं की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। यहां शेर खां जीत जाता है। हुमायूं मय घोड़े के साथ में गंगा नदी में कूद जाता है और यहां निजाम नाम का जो भिस्ती है ये हुमायूं की जान बचा लेता है। हुमायूं गंगा नदी में घोड़े के साथ में कूद जाने के बाद भी बच जाता है। और फिर आगे जो हुमायूं है जब वो शासक बनता है तो इस निजाम नामक भिस्ती को एक दिन का मुगल शासक भी घोषित करता है। ठीक है, ये प्रश्न कभी पूछा गया है कि किसने हुमायूं की जान बचाई थी गंगा में कूदने के बाद चौसा के युद्ध में। ठीक है स्टूडेंट्स, जब शेर खां ये चौसा का युद्ध जीत जाता है तो शेर खां कौन सी उपाधि धारण करता है, शेरशाह की। ध्यान रखना, चौसा के युद्ध में ही, चौसा के युद्ध में चौसा पांसा ऐसे करना, चौसा के युद्ध में शेरशाह का पांसा पलट गया, शेरशाह जीत गया चौसा के युद्ध में। ठीक है, चौसा पांसा पलट गया, शेरशाह यहां पर जीत गया। और जो फरीद है, जो शेर खां है, ये शेरशाह की उपाधि धारण करता है। इसी बीच क्या होता है, दिल्ली और आगरा खाली हैं, तो इसी बीच जो इसका एक भाई होता है कामरान, वो आगरा पर कब्जा कर लेता है जब हुमायूं चौसा का युद्ध लड़ रहा होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं, इसके बाद आ जाते हैं 1540 में, 39 के बाद में ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहलाता है स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक जिला ही है, तो इसको हम कन्नौज या बिलग्राम दोनों का युद्ध कह सकते हैं। और यहां आप ट्रिक में भी देख सकते हो, ये बिलग्राम है, ये चौसा है, का से कन्नौज है, सर से सरहिंद है। आप यहाँ सीक्वेंस बना के इस ट्रिक को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है चौसा युद्ध के एक साल बाद 1540 में, जब वो आगरा की तरफ लौट रहा होता है। तो जब वो आगरा की तरफ लौट रहा होता है कुछ सैनिकों को साथ में लिए 1540 में, तो यहाँ रास्ते में फिर से शेरशाह और हुमायूं का आमना सामना होता है। और इसमें फिर जो शेरशाह है वो युद्ध जीत जाता है, लड़ाई फिर से शेरशाह जीत जाता है। ये चौसा और कन्नौज दोनों शेरशाह जीत जाता है। और इस कन्नौज लड़ाई के बाद में, युद्ध के बाद में, दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो जाता है। शेरशाह सूरी यहाँ पर सूरवंश की स्थापना, मतलब स्थापना तो चूंकि सूरवंश की उसने पहले कर दी थी, बिहार बंगाल में वो शासक था, लेकिन अब दिल्ली और आगरा भी सूरी वंश के अधीन हो जाते हैं। और हुमायूं चूंकि इस युद्ध में बच जाता है और ये अपने रिश्तेदारों की तरफ सिंध चला जाता है, सिंध की तरफ, सिंध प्रांत की ओर चला जाता है, ईरान साइड, अफगानिस्तान के और ऊपर के जो देश हैं उनकी तरफ निकल जाता है और अपदस्थ हो जाता है, ये निर्वासित हो जाता है और निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। तो यही हम आपको आगे बताने वाले हैं, हुमायूं का निष्कासित या निर्वासित जीवन ये रहता है स्टूडेंट्स 1540 बिलग्राम कन्नौज युद्ध के बाद में 1555 तक। अब जब आप ये टाइम पीरियड देख रहे होंगे तो 15 साल का टाइम पीरियड है ये। 15 साल तक जो हुमायूं रहा है वो कैसा रहा है, निर्वासित रहा है, बगैर शासन के। ठीक है, यहां वहां भटकता रहा, रिश्तेदारों से, मित्रों से मदद मांगने के लिए। कहां चला जाता है हुमायूं, सिंध की ओर चला जाता है। ठीक है, ये प्रश्न कभी पूछा गया है कि निष्कासित जीवन में किस तरफ चला गया था, तो सिंध प्रांत की तरफ, ये पाकिस्तान साइड का क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी निष्कासित जीवन अवधि के दौरान हिंदाल के गुरु की एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से निकाह होता है, विवाह हो जाता है हुमायूं का निष्कासित जीवन के दौरान। और इसी के बाद में हुमायूं के यहाँ अकबर का जन्म होता है। अमरकोट के राजा बीरसाल के, हम आपको अकबर के बारे में आगे बताएंगे। यहाँ एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखना है, यहां से इसकी किस्मत हुमायूं की पलटना है। और कैसे पलटना है, ईरान का एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है शाह। ये ईरान का शाह, कभी ये पूछा गया है एग्जाम में, वहीं से हमने इसको उठाया है कि ईरान के किस व्यक्ति ने हुमायूं की निर्वासित जीवन की अवधि में मदद की थी। तो ईरान के शाह ने इसकी मदद की थी। हुमायूं के लिए मदद का आश्वासन दिया था, मदद का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शाह की एक शर्त थी कि जो बाबर सुन्नी मुसलमान था, हुमायूं भी सुन्नी मुसलमान था, इसके लिए उसने शाह ने एक शर्त रखी थी कि हुमायूं को शिया धर्म अपनाना होगा। और हुमायूं और शाह के बीच में, ईरान के शाह के बीच में एक संधि हुई स्टूडेंट्स। ये जो शिया धर्म है ये
रुकता है, आपको बता दें मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनकी शिक्षाओं को मानने वाला जो इस्लाम में जो पंथ होता है उसे हम कहते हैं शिया पंथ। ठीक है, तो शिया धर्म को उसने अपनाया। ईरान के शाह ने सैनिक सहायता थी, उसकी मदद की। इसके बाद में हुमायूं फिर से अटैक करता है, फिर से आक्रमण भारत की तरफ करता है और काबुल कांधार को जीत लेता है। इसके बीच में इसी बीच में उसके भाइयों से भी सामना होता है। एक भाई की डेथ हो जाती है, दो भाइयों को ये मारपीट के मक्का मदीना की तरफ हज यात्रा पर भगा देता है। इस बीच इसके तीनों भाइयों की लगभग मतलब डेथ यहाँ पर हो चुकी है, कोई भी भाई इसका जीवित नहीं बचा है। अब हम आगे देखते हैं, चूंकि काबुल कांधार या अफगानिस्तान का क्षेत्र वो पहले जीतता है। ठीक है स्टूडेंट्स, भारत की कंडीशन में जो है वो सब यहाँ इसी तरफ से पश्चिम तरफ ये सब देश हैं, और पश्चिम तरफ से ही विदेशी आक्रमणकारी भारत पर अटैक करते थे, क्योंकि यहाँ तो तीन तरफ पानी ही था, ऊपर हिमालय है, तो जितने भी भारत पर अटैक हुए हैं वो कहां से हुए हैं, सब पश्चिम तरफ से हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे अब हम देखते हैं कि अब जो हुमायूं है इसका पुनः भारत पर आगमन होना है। तो भारत पर पुनः इसका आगमन होना है 1555 में। तो 1555 में ये जीतता है मच्छीवाड़ा युद्ध में। और ये जो मच्छीवाड़ा युद्ध है, जो कुछ बचे हुए बाबर ने जिन अफगान सरदारों को छोड़ दिया था या जो युद्ध में भाग करके बच गए थे, उन अफगान सरदारों से इसका युद्ध होता है मच्छीवाड़ा युद्ध में 1555 में। और यहाँ हुमायूं अफगान सरदारों को हरा देता है, हुमायूं यहाँ पर जीत जाता है और पंजाब का पूरा क्षेत्र हुमायूं के कब्जे में आ जाता है। ठीक है, वहां से मतलब काबुल कांधार से जीतता हुआ, लाहौर जीतता हुआ, और कहां तक आ जाता है वो मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में क्या जीत जाता है, वो पंजाब को जीत जाता है। ठीक है, ऐसे याद रखना 1555 मच्छी जो है वो 1555 रुपया किलो है, ऐसे करके आप इसको जोड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में उसका जो अंतिम युद्ध होता है ये होता है, ये मच्छीवाड़ा भी पंजाब में है, ध्यान रखना। इसके बाद में उसका जो अंतिम युद्ध होता है, यहाँ पर वो लास्ट में सर लिखा है ट्रिक में, ये स्टूडेंट सरहिंद का युद्ध। और ये जो सरहिंद का युद्ध है ये भी 1555 में ही होता है। ये होता है 22 जून 1555 में। यहाँ स्टूडेंट्स इतने टाइम पीरियड के दौरान एक चीज और हमें याद रखना है, इसका जो सबसे प्रबल शत्रु है हुमायूं का, जिसने इसको आपदस्थ या निर्वासित जीवन जीने पर विवश कर दिया था, शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है और सूरवंश का छठवां शासक इस दौरान आ जाता है। और सूरवंश के छठवें शासक का नाम था सिकंदर सूर। कौन था? सिकंदर सूर। तो ये आपको ध्यान रखना है, आप मेमोराइज कर ही लें कि जो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, 22 जून 1555 में, ये हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। ये सिकंदर सूर सूरी वंश का अंतिम शासक था। यहाँ जो हुमायूं है ये इस सिकंदर सूर यहाँ पर हार जाता है, सिकंदर सूर यहाँ पर भाग जाता है। यहाँ एक चीज और याद रखना है कि बैरम खान जो है, बैरम खान जिसके नेतृत्व में, जिसके संरक्षण में आगे अकबर अपना राज्याभिषेक करवाएगा, ये बैरम खान यहाँ हुमायूं का इस सरहिंद के युद्ध में जी जान से साथ देता है। कभी ये प्रश्न पूछा गया है कि सरहिंद के युद्ध में हुमायूं का प्रबल समर्थक या सबसे मुख्य सहयोगी कौन था, तो वो कौन था? बैरम खान था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सिकंदर सूर की हार होती है और यहाँ सरहिंद के युद्ध में सूरवंश का अंत हो जाता है। और इसके बाद में दिल्ली और आगरा पर लगभग 1540 से 15 साल बाद दिल्ली और आगरा पर पुनः अधिकार हो जाता है हुमायूं का। मुगल वंश की एक बार फिर से वापसी हो जाती है स्टूडेंट्स। किस युद्ध के बाद में? सरहिंद युद्ध के बाद में। सर शब्द लिखा है, सर मतलब होता है गुरु, और समझ लेना यहाँ कोई गुरु मिल गया मतलब इस युद्ध में वापसी हो गई। ठीक है, कभी पूछा जाए तो। ठीक है, और यहाँ सर यहाँ लिखा है और यहाँ सूर लिखा है। ठीक है, सिकंदर, सर तो सिकंदर होते ही है, तो युद्ध आप समझ जाओगे कि सरहिंद का सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में हुआ है स्टूडेंट्स। इसके बाद में 1555 दिल्ली और आगरा पर हुमायूं का अधिकार हो जाने के बाद में एक साल लगभग बाद ही, क्योंकि हुमायूं युद्ध जीतने के बाद में ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, उसकी किस्मत कुछ अच्छी नहीं रही। जैसे ही उसका शासन दिल्ली और आगरा पर होता है, पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद में 1 जनवरी 1556 को ही दीन पनाह भवन में, जो इसी ने बनवाया था, दीन पनाह भवन, दीन पनाह किला हमने आपको बता दिया था। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में दिल्ली में ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय हुमायूं की डेथ हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय, ये इस पुस्तकालय का नाम है शेर मंडल पुस्तकालय। ठीक है स्टूडेंट्स, और हुमायूं की जो कब्र है वो भी कहाँ है? दिल्ली में ही है। कभी पूछा गया है कि हुमायूं की कब्र या हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हौदी याद कर लेना, हौ से हुमायूं, दी से दिल्ली।
बताएंगे। कभी ट्रैक आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी कब्र या इसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। कभी कभी एक चीज और आपसे पूछी जाती है, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है लैंड पूल। तो लैंड पूल ने हुमायूं के बारे में क्या कहा है? उनने ये कहा है लैंड पूल ने कि जिस प्रकार से लुढ़कते पुढ़कते हुमायूं की मृत्यु हुई है, इसी प्रकार से उसका पूरा का पूरा जीवन ही लुढ़कते पुढ़कते ही बीत गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक हुमायूं। इसके बाद में हम आपको लेकर के आएंगे हुमायूं के लड़का जो पुत्र इसका रहता है अकबर, जो एक महान सम्राट होता है मुगल काल में। ये हमारा मुगल काल को लेकर के वो तीसरा वीडियो होगा। दोस्तों यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।